हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार के लोग भी सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे अबाउट टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के बारे में। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, एग्जाम डेट क्या हो सकती है, सिलेबस क्या है और पैटर्न ऑफ एग्जाम एंड फॉर्मेट ऑफ एग्जाम क्या है। तो नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, फॉर्मेट, सिलेबस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ उसको ध्यान दे के पढ़िए। और जो लोग अपनी तैयारी में शुरुआत अभी कर रहे हैं तो वो तो ज़रूर इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि जो सिलेबस होता है, जो पेपर फॉर्मेट होता है, यही आपको जो डिटर्मिनेशन है उसको डायरेक्शन देता है। यानी आप मान लीजिए दृढ़ संकल्प करके तैयारी कर रहे हैं टेट निकालने के लिए या अच्छा स्कोर करने के लिए, तो आपके पास डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है, पैशन है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन यानी दिशा। तो दिशा आपको तीन चीज ही देती है। क्या? एक, पेपर फॉर्मेट, यानी पेपर किस तरीके का आएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, टाइमिंग क्या होगी। दूसरा, सिलेबस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस, कि उसमें किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसको हम कैसे हैंडल करें, उसको कैसे सॉल्व करें। तो सिलेबस सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले जो साल में क्वेश्चन आए हुए हैं वो। तो इन तीन चीजों से आपको जो डायरेक्शन मिलती है, दिशा, तो वो आपकी जो डिटर्मिनेशन है उनमें चार चांद लगाती है। तो इसलिए डिटर्मिनेशन के साथ साथ, डिसिप्लिन के साथ साथ डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। तो 4 डीज पे लाइफ में वर्क करना चाहिए। कौन कौन 4 डी है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आप लोग समझते ही होंगे कि अनुशासन होना चाहिए, कि हाँ पढ़ना है तो पढ़ना है, मोबाइल नहीं चलाना है तो चलाना ही चलाना, नहीं खेलने जाना नहीं खेलना, दिस इज टाइम फॉर वर्क तो वर्क। तो ये हो गया डिसिप्लिन। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, कि आप संकल्प किए हुए हैं, आप उसके प्रति अपने सजग हैं कि आपको ये करना है, आप समय नहीं बर्बाद करेंगे उसके लिए जो भी आपको करना पड़ेगा आप करेंगे, तो उसे बोलते हैं डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा, आपको करना है, लेकिन सही दिशा में आप जब जाएंगे, सही दिशा में कदम रखेंगे, तभी तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे। आपको वहां पहुंचना तो है, उस डेस्टिनी पर, उस गोल पर पहुंचना है, लेकिन आपकी दिशा नहीं सही है तो आप कैसे पहुंच पाएंगे। अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है तो सही दिशा के थ्रू जाएंगे ना। अब दिल्ली तो आप जा सकते हैं, यहां से चले जाइए केरला, केरला से निकल जाइए वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से चले जाइए ब्रिटेन, ब्रिटेन से वापस आइए सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से आइए पाकिस्तान, पाकिस्तान से होके फिर पंजाब, पंजाब से फिर चले जाइए कश्मीर, घूमते हुए आइए इस तरह दिल्ली। लेकिन वो डायरेक्शन आपकी सही नहीं होगी। तो डिटर्मिनेशन के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो डायरेक्शन। डायरेक्शन के बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट होता है वो डिवोशन। डिवोशन यहाँ ये मतलब नहीं है कि भगवान की भक्ति की तरह, भी यहाँ पे भक्ति इन द सेंस ये नहीं कि पेनगिरी तो उठा के जो ऐसे करने लगे आप, वो डिवोशन नहीं है। डिवोशन इन द मीन्स जैसे आप भगवान की पूजा के प्रति डिवोटेड रहते हैं, कि आराध्य आप मानकर उन्हीं के चरणों में, उन्हीं को दिन भर याद करते हैं, उन्हीं के सोचते हैं कि जो भगवान कर रहा है, तो उसी के बेसिस पे आप डिवोटेड रहिए, कि मतलब हमको करना है, पढ़ना है। अब उसके लिए जैसे भगवान की पूजा अर्चना के लिए आप समय जरूर निकालते हैं, आप किसी भी परिस्थिति में हो, उसी तरीके से यहाँ पे डिवोशन चाहिए कि आपको अपने पढ़ाई के लिए, आपकी पूजा के लिए, पूजा इन द सेंस पढ़ाई, तो पूजा अर्चना के लिए यहाँ पे जो ये पढ़ाई वाली है उसके लिए आपके पास टाइम हर दिन और किसी भी हालात, किसी भी इन्वायरमेंट में होना चाहिए। तो ये डिवोशन। तो 4 डीज में लाइफ में वर्क करना चाहिए: डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड डायरेक्शन। अब डिटर्मिनेशन को कई लोग 5 डी में बदल देते हैं, तो उसे डेडिकेशन भी जोड़ देते हैं, वरना बेसिकली 4 है: डेडिकेशन या डिटर्मिनेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन एंड डायरेक्शन। 4 या 5 डी, आप जो भी आपको बेहतर लगे आप जानते रहिए, सब वही चीजें हैं। तो इन सब चीजों को आपको वर्क करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग, चलिए तो हो गई थोड़ा ऐसे इंफॉर्मेटिव बातें और मोटिवेशनल बातें। अब आते हैं मेन अपने मुद्दे पर। तो हम लोग बात करेंगे टीटी के सिलेबस में, शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में जानेंगे और उसके सिलेबस के बारे में, नोटिफिकेशन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन। तो जो जानकारी है मुझे, या मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे भी खंगाला, और जो भी लोग जान पहचान के हैं उनके हिसाब से जो नोटिफिकेशन है वो मार्च लास्ट या स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में आ जाना चाहिए, मार्च लास्ट या अप्रैल स्टार्टिंग में। और उसके बेसिस पे अगर आप देखिए तो आपका एग्जाम मई लास्ट या जून में होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली ये
मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए तो एक आप मोटा मोटा मान चलिए 15 मई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम टीटी का होना चाहिए, जो अभी तक की जानकारी है। और जो आपका क्या कहते हैं नोटिफिकेशन है मार्च अप्रैल। तो अगर आप देखिए नोटिफिकेशन हटाइए दिमाग से, डेट ऑफ एग्जाम हटाइए, आपके पास टोटल टाइम जो बचता है तो अप्रॉक्स 3 महीने का बचता है। मान लीजिए 10 फरवरी से 10 मार्च, 10 मार्च से 10 अप्रैल, 10 अप्रैल से 10 मई, बेसिक 3 महीने के बाद जो जितना मिलेगा वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है। तो इसलिए ये मान चलिए 3-3.5 महीने हैं और वो इतना परफेक्ट टाइम है। इससे कम टाइम में आपको निकालना और अच्छा स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इससे ज्यादा टाइम में रहेगा तो आप लोग खुद लेजी टाइप के हो जाएंगे। लेकिन ये परफेक्ट टाइम है। अब इससे ज्यादा अगर कम टाइम में आप करेंगे तो आप पीछे जा रहे हैं रेस से। तो ये एक परफेक्ट टाइम है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि अब 3 महीने आपके पास बचे हैं, तो इसमें 90 प्लस तो आपको स्कोर करना ही है, क्योंकि उसके बाद ही आप सुपर टेट का एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है, और जैसे आप लोगों ने भी जाना होगा या सुना होगा कि जो नया कमीशन बना है टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने के लिए, टीटी का टेस्ट लेने के लिए, या और भी जो टीचर एग्जाम है जैसे टीटी पीएचडी, तो जो ये प्राइमरी वाला एग्जाम है उसमें ये कहा जा रहा है कि उसका 1/4 मार्क जो टेट का होगा वो आपका मतलब मेन मेरिट में, जो फाइनल सिलेक्शन की मेरिट होती है, उसमें जुड़ेगा। तो अब आपका एम 90 प्लस तो होना ही नहीं चाहिए। अब आपका एम होना चाहिए कि कितना आप मैक्सिमाइज कर ले जाएं अपने स्कोर को, आप कितना ज्यादा उसको अपर लिमिट की ओर ले जाएं, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे यहाँ पे उतना ही सुपर टेट में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ पे मैक्सिमाइज करना ज्यादा आसान है इन द सेंस सुपर टेट के। क्यों? अगर आप लोग देखिए इसमें आपके पास चाहे वो लोअर लेवल का प्राइमरी हो, मतलब प्राइमरी लेवल का, या अपर प्राइमरी हो, दोनों में केवल 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट है जिसमें 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के भी मैं आगे बताऊंगा सब डिटेल में। तो वो चीजें क्या है, आपको स्कोर करना इसमें आसान हो जाए, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में कमांड करना है। और जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आपके दिमाग में केवल 5 सब्जेक्ट पढ़ के जाना है बस। लेकिन जब आप सुपर टेट का एग्जाम देंगे, मतलब फाइनल एग्जाम जो होता है, तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम सब्जेक्ट होंगे, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट होंगे। तो वहां पे आप उतना सब्जेक्ट पढ़ के जाएंगे पेपर देने, और वहां पे उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना, उसको सही से करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो इसलिए जो प्राइमरी लेवल का है या अपर प्राइमरी लेवल टेट है, यहाँ पे आपको स्कोर करना बहुत ही आसान है थोड़ा सुपर टेट के। इसलिए अभी आप लोग अपना कमर कस लीजिए, हो जाइए तैयार, हम हैं तैयार। तो तैयार रहिए, क्योंकि इसमें आप जितना स्कोर करेंगे वो आपके लिए बाद में बेनिफिशियल रहेगा। एकेडमिक की अगर मेरिट भी कम है तो यहाँ पे आप उसको बैलेंस कर लीजिए, और यहाँ ये आसान है एज कम्पेयर टू सुपर टेट। तो ये तो थी मैंने बात बता दी। तो आपके पास 3-3.5 महीना है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो ये परफेक्ट टाइम है। अगर आप लाइफ में फर्स्ट मूवर नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, फास्ट मूवर बनिए। क्या? अगर आप लाइफ में फर्स्ट मूवर नहीं है, पहले शुरुआत नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, तेज शुरुआत करिए। तो 3 महीने बहुत ही परफेक्ट टाइम है आपके लिए। कोई भी सब्जेक्ट आप जितने भी स्तर का आता है टेट में, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो 3 महीने में आसानी से, आप अगर नूब है मतलब इन द स्टार्टिंग में आप शुरुआत कर रहे हैं तो भी कर ले जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके सिलेबस को और पेपर फॉर्मेट को। तो अगर मैं बात करूं टीटी के पेपर फॉर्मेट के बारे में, तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं प्राइमरी लेवल का। देखिए 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 होता है जिसे प्राइमरी लेवल कहते हैं, जिसमें आप सेलेक्ट होने के बाद जब मतलब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आप 0 से 5 या LKG से लेकर 5 तक के टीचर बनेंगे। और अपर प्राइमरी वो बेसिक क्राइटेरिया है, जब उसको आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद सुपर टेट देंगे तो आप 6 से 8 तक के टीचर बनेंगे। तो ये होता है अपर प्राइमरी। अब आते हैं जानते हैं प्राइमरी के पेपर फॉर्मेट के बारे में, सिलेबस के बारे में। तो अगर मैं बात करूं प्राइमरी लेवल के बारे में, तो टोटल 5 पार्ट है, यानी 5 सब्जेक्ट आते हैं प्राइमरी में। टोटल जो होता है 150 क्वेश्चन आता है, 150 नंबर का। इट मींस 1 क्वेश्चन हैव 1 मार्क। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल टाइम जो होता है वो आपके पास 150 मिनट होता है, यानी 2 आवर 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट आपके पास समय होता है। और जो टोटल आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं वो कितने करने होते हैं? 150। ठीक, 150 मिनट में 150 नंबर के। अब आइए जानते हो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो मैं आपको 5 सब्जेक्ट बता देता हूं। पहला है बाल विकास, उसके बाद 2 लैंग्वेज रहेंगी, मतलब भाषा, जिसमें एक कंपलसरी रहेगी दैट इज हिंदी, और दूसरा उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश में आपके पास ऑप्शन रहेगा। 4th जो पार्ट है वो है गणित यानी मैथमेटिक्स, एंड द 5th पार्ट इज इन्वायरमेंटल साइंस
जिसे हम लोग पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। तो आइए वन बाय वन जानते हैं। तो बाल विकास के बारे में अगर हम लोग बात करें, मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, तो इससे टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे, ईच हैविंग 1 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 30। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 2 लैंग्वेज के पार्ट होंगे, जिसमें लैंग्वेज 1 जो होगा वो कंपलसरी होगा, और वो लैंग्वेज जो होगी, जो प्रथम भाषा होगी, वो हिंदी होगी। नेक्स्ट जो लैंग्वेज होगा वो होगी आपके पास ऑप्शनल, यानी उनमें 3 में से आपको एक का चॉइस करना होगा। वो कौन से 3 सब्जेक्ट रहेंगे? एक आपका रहेगा इंग्लिश, दूसरा आपका रहेगा उर्दू, और तीसरा आपका रहेगा संस्कृत। अब अगर बात करूं लैंग्वेज 1 से, तो लैंग्वेज 1 से भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 प्रश्न, 30 अंकों के। लैंग्वेज 2 इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत जो भी आप चॉइस करें, 30 प्रश्न, 30 अंक का। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स यानी मैथ्स या गणित, तो उसमें भी 30 क्वेश्चन, 30 अंकों के। और जो लास्ट है वो ईवीएस है। ईवीएस ये भी 30 अंकों का, 30 प्रश्न, ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन। अब आइए थोड़ा इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बाल विकास, तो आप लोग जैसे जानते होंगे सीटेट का पेपर और यूपीटेट का पेपर दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक सेंटर की एक स्टेट की, लेकिन दोनों में एक मार्जिनल लाइन ऑफ डिफरेंस है। वो ये है कि सीटेट जो है ज्यादा एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जिसमें पेडागॉजी ज्यादा होती है। लेकिन वही मैं बात करूं यूपीटेट के बारे में, तो यहाँ पे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। फैक्चुअल बेस्ड इन द सेंस जिसमें आपने पहले से पढ़ा है, आप वहां 4 ऑप्शन देखेंगे, आपको उत्तर क्लिक करना चाहिए दिमाग में और आपको करना चाहिए। एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? आपने एक प्री इंफॉर्मेशन रखी है, मतलब आपने पहले से कुछ पढ़ा है, उससे कुछ आपने बढ़ाया नया, इन द सेंस क्वेश्चन पढ़ा, और उसके बेसिस पे आपने इन्फ्रेंस निकाला, मतलब कंक्लूजन पे पहुंचे, निष्कर्ष पे पहुंचा और ऑप्शन किया। तो अब दिक्कत क्या होती है कि सीटेट में मान लीजिए आपकी पहली पढ़ाई थोड़ा कम भी है, तो अगर वहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर गया और आपका दिमाग एट द मोमेंट क्लिक कर जाता है आंसर को, तो आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। लेकिन टेट के क्या है कि आपको पहले से तैयारी करके जानी होगी। पहले से तैयारी करके जाने का सेंस क्या है कि आपको पहले से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, फैक्चुअल बेस्ड आता है, और फैक्ट्स के क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास प्री इंफॉर्मेशन होगी। प्री इंफॉर्मेशन मतलब पहले से आपने पढ़ा होगा, चीजों को आपने गो थ्रू किया होगा, आपकी नजरों से चीजें गुजरी होंगी, तभी तो आप उसको कर पाएंगे। लेकिन उसमें क्या है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हो सकता है चीजें आपने कभी नहीं पढ़ी हो, लेकिन वहां पे आपका दिमाग काम कर गया तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा टेट में क्या होता है कि आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर में थोड़ा कम मेहनत करेंगे चलेगा, उसमें आप हो सकता है 2.5 घंटे में, हो सकता है 2 घंटे में आपका पेपर हो जाए, जल्दी हो जाए पेपर, चीजें आपको जल्दी जल्दी आने लगे। लेकिन क्या है, उसमें आपको पहले से पढ़ना होगा टेट में। चाइल्ड डेवलपमेंट, अब चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत से जो थ्योरीज हैं, जैसे कोहलबर्ग की, पियाजे की, जो बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं, बहुत से अपने अपने जो मतलब की दृष्टि बताए गए हैं, मतलब कि क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं वेरियस थिंकर्स के, और जो भी साइकोलॉजर थे तो उनके जो थिंकिंग स्टाइल थी और उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और पूरा जो सीटेट की मतलब सीटेट कह रहा हूँ, टेट की जो भी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस है पूरा कवर कर लीजिए। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हिंदी में आप क्या पूछेगा, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अलंकार, संधि विच्छेद, सर्वनाम, उपसर्ग प्रत्यय, और साथ ही साथ बुक्स एंड राइटर, लेखक और उनकी पुस्तकें, जैसे मैथिली शरण बुक, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की किताबें की 2 बैलों कथा किसने लिखी, मैथिली शरण गुप्त की, मुल्ला दाऊद की, चंदायन की, ऐसे मतलब कई जो किताबें हैं और उनके राइटर्स हैं, तो उनके बारे में पूछता है। तो उसको आप लोग प्लीज कहीं से एक जगह कंपाइल हर एक बुक में मिल जाएगा, आप कोई भी हिंदी बुक्स ले सकते हैं। स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चाहे लुसेंट की ले लें या फिर आदित्य प्रकाशन वाली जो हर जगह एप्लीकेबल होती है, बेस्ट बुक मानी जाती है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो उसमें सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट इज इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत। इसमें भी सेम चीजें होंगी, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होगा। इसमें भी भाई अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैसेज, हाँ हिंदी में गद्यांश भी रहेगा, तो वैसे इंग्लिश में पैसेज रहेगा, उर्दू में भी ऐसा होगा, संस्कृत में भी होगा। 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। नेक्स्ट इज गणित। अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ में आपका एवरेज होगा, परसेंटेज यानी प्रतिशत होगा, लाभ हानि पर प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट होगा, ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और मूल ब्याज जो बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। त्रिभुज, ट्रायंगल से रिलेटेड हो सकता है, अल्टरनेटिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, चतुर्भुज हो गया,
सर्कल, गोला हो गया, तो इनसे रिलेटेड चीजें आएंगी तो आप उसको कवर कर लीजिए। हाँ, एक चीज और है, मैथ को इग्नोर करके मत जाइएगा, क्योंकि मैथ बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। क्योंकि जो यूपी टेट में मैथ आती है, कोर मैथ आती है। कोर मैथ इन द सेंस जो 1 से 8 तक की आप मैथ जनरल पढ़ते हैं वो आती है, ना कि एनालिटिकल बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आती है। तो अगर आपने मैथ में कमांड अच्छा कर लिया है तो मैथ हाई स्कोरिंग हो जाता है, और आपको 30 में से 28 या 27 नंबर तक, मेरा जो था 30 में 29 नंबर था, और एक क्वेश्चन गलत हो गया था इन द सेंस क्योंकि वो थोड़ा एनालिटिकल बेस्ड था या फैक्चुअल बेस्ड था, कह सकते हैं। उसमें रामानुज जी से कुछ क्वेश्चन था तो मुझे नहीं आया था, तो इसलिए तो क्या इसमें देख सकते हैं कि मैथ जो है आपके लिए हाई स्कोरिंग हो सकता है। तो मैथ अगर आपने कमांड कर लिया अच्छे से, तो मैथ में क्या है कि बेस्ट पार्ट क्या होता है कि मैथ जो है एक बार आती नहीं, लेकिन एक बार आती है तो जाती नहीं। मैथ में क्या है कि कछुआ वाली कहानी है कि जल्दी आती नहीं, धीरे धीरे इसको सीखना पड़ता है, इट टेक्स टाइम्स, बट वंस यू गेट कमांड ओवर द मैथ इट विल नेवर, ये आपको धोखा नहीं देगी कभी भी। तो एक बार आपने कमांड कर लिया तो ये आपकी बिट्रे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैथ क्या आता है कि टाइम तो लेता है सॉल्व करने में, चीजें आपको समझने में, लिखने में, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। भाई आप जीएस का पढ़ रहे हैं, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई मेहनत नहीं करना। हाँ, अकबर कब आया था, गांधी जी क्या किए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बेसिक सी बात है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम में याद किया, हिंदी अच्छा, गंगा भागीरथी, सरीरा सलीला, जो भी आप पढ़ रहे हैं, मतलब सूरज, दिनकर, भानु, भास्कर, आप पढ़ते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, आना जाना, मतलब संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं। लेकिन मैथ क्या है, थोड़ा थिंकिंग बेस्ड होता है। तो भले आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स से हो या आप किसी बैकग्राउंड से, अगर आपको मैथ में दिक्कत आ रही है तो उसको इग्नोर करके जाइएगा, थोड़ा मेहनत करके जाइएगा। क्योंकि मैथ का बेस्ट पार्ट क्या होता है कि वहां पे जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका आंसर वही पता लग जाता है कि आप सही कर रहे हैं गलत। मान लीजिए आपने मैथ का क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व किया, अगर आपके ऑप्शन से मैच कर जा रहा है तो 99.99% चांसेस है कि आपका आंसर सही है। मैथ की प्रोबेबिलिटी जो होती है एरर की, अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर निकाल ले जा रहे हैं तो बहुत ही मार्जिनल होती है, बहुत ही ना के बराबर होती है, निग्लिजिबल होती है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, जब आप सॉल्व करते हो तो ऑटोमेटिक ऑप्शन इस तरह नहीं रहता कि आप उसी के मतलब गलत हो जाए। अगर आपका ऑप्शन मैच कर जा रहा है आपके आंसर से जो आप सॉल्व करके ला रहे हैं तो 90% चांसेस है, 99% चांसेस है कि वो सही होगा। तो इसलिए मैथ में यही बेस्ट पार्ट होता है कि आप वही चेक कर सकते हैं कि आपको क्या सही है। अब जीएस और सब्जेक्ट के साथ क्या है कि आप वहां गांधी जी लगा के आए, घर पे आके जवाहरलाल नेहरू निकल आते हैं, जवाहरलाल नेहरू लगा के आए तो बाल गंगाधर तिलक निकल के आ गए। तो इस तरह होता है। लेकिन मैथ में क्या है, आप वहीं, तो मैथ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें आप मेहनत करके जाएंगे तो 30 में से 25 तो कहीं नहीं गया, प्लस भी आ सकता है। तो अगर 25 मैथ में आ जाता, सो फार सो गुड। नेक्स्ट इज ईवीएस। अगर मैं बात करूं ईवीएस के बारे में, पर्यावरण अध्ययन के बारे में, तो भैया इसका नाम ईवीएस है, बाकी सब पूछते हैं, नाम ईवीएस रख दिए हैं। मतलब इसमें आपसे हिस्ट्री ही पूछेंगे, इतिहास भी, भूगोल भी पूछेंगे, आपसे जनरल साइंस, समान विज्ञान भी पूछेंगे, और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी भी पूछेंगे। अब जैसे गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला, और इंडिया स्ट्रगल जो फ्रीडम के लिए है, जो आज़ादी के लिए पूरा स्ट्रगल वाली कहानी है 1900 लेके और इधर 1947 तक वाला, ये हिस्सा पूछ लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन एंशिएंट और मिडाइवल, आधुनिक और क्या, सॉरी आधुनिक बोल रहा हूँ, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से भी आते हैं। तो इसलिए ये ईवीएस लिखा भले तो ईवीएस समझ के मत जाइएगा, तो इतिहास भी आता है, भूगोल आ जाएगा, लेक्स आ जाएंगे, झीलें, नदियाँ, पहाड़, पठार, और भी जो विश्व भूगोल है उससे रिलेटेड, तो इसको भी इग्नोर करके मत जाइएगा। नेक्स्ट इज क्या है कि राज्य व्यवस्था, इसमें आर्टिकल, अनुच्छेद, सूची यानी शेड्यूल, अमेंडमेंट यानी संशोधन, इन स्टेप के क्वेश्चन भी आते हैं। भाई राष्ट्रपति से आ जाता है, उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ईवीएस लिखा है, लेकिन ईवीएस 15-16 क्वेश्चन आता है, और बाकी और सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से। अब ईवीएस की इसके लिए आप कोई भी बेसिक बुक पढ़ रहे हैं, जैसे लूसेंट पढ़ रहे हैं, वो भी आपके लिए सो फार सो गुड है। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए क्राउन की बुक यूज कर रहे हैं, वो भी उसी तरह आती है, तो भी घटना चक्की यूज करें तो वो भी अच्छी है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा घटना चक्की एक पतली पतली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आती है, 50-50 पेज की, 3-4 सब्जेक्ट की आती है। उसमें एनवायरमेंट की एक आती है, एक ज्योग्राफी की आती है, एक हिस्ट्री की आती है, एक पॉलिटी की आती है, राज्य व्यवस्था की, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। मैंने कई वीडियोस अपने रिकमेंड भी किया है यूपीपीसीएस और कई जगह के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो अगर आपको वो बुक अच्छी लगे तो वो क्या है, पतली पतली है, उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूरा है, लेकिन उसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नहीं है। मतलब इन द सेंस उसने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि जैसे कि अकबर, जन्म, मृत्यु, बैट, युद्ध, इस टाइप के, मतलब कि वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पूरा, और उसमें आपको पढ़ना और प्लस रिवाइज करना बहुत आसान है। द मोस्ट
इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट बुक इज रिवीजन। तो रिवीजन जो होता है की टू सक्सेस होता है, आप लोग सभी जानते हैं, जितनी बार आपने दोहराया, जितनी बार आपने रिवीजन किया, की टू सक्सेस है, सक्सेस का चाबी है वो। तो उसमें क्या रिवीजन करना आसान हो जाता है और लास्ट टाइम में रिवीजन करना आसान हो जाता है। तो इसलिए वो हो गया आपका, तो उसके लिए भी आप उसको ईवीएस के लिए पार्ट के लिए ले सकते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर और 2.5 घंटे। अब नेक्स्ट आते हैं अपर प्राइमरी का, देखते हैं जल्दी से। अपर प्राइमरी की बात करें तो इसमें ही 5 पार्ट है। पहला है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, 30 क्वेश्चन 30 अंकों का। भाषा से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, उसमें 2 ऑप्शन, 30 क्वेश्चन 30। ठीक। अब जो बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे वो है गणित, विज्ञान एंड सामाजिक विज्ञान। जो बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बीच में ये है कि वहां पे क्या है कि सबके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे लास्ट। यहां पे क्या होगा, आपके लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा कि आप गणित विज्ञान वाला लेना चाहते हैं या सामाजिक विज्ञान। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप गणित विज्ञान लिए होंगे, आर्ट्स से हैं तो आप सामाजिक विज्ञान। अब गणित विज्ञान से टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे 60 अंकों के, और जो सामाजिक विज्ञान से होंगे, सामाजिक विज्ञान इन द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और ये ज्योग्राफी, तो कौन कौन सा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इन सब चीजों से आएगा। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 अंकों के होंगे। और अगर आप गणित से हैं और विज्ञान मतलब साइंस बैकग्राउंड से, तो 30 क्वेश्चन गणित से, मैथमेटिक्स से और विज्ञान से भी 30 क्वेश्चन। जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगी, अगर आप 10 तक की साइंस कवर कर लेते हैं, मैथ 8 तक की भी कवर कर लेंगे, कवर हो जाएगा। और सामाजिक विज्ञान के लिए आपको भी 10 तक की आनी चाहिए सामाजिक ज्ञान। और इसके लिए बुक वही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो मैं बता रहा हूँ घटना चक्र वाली वो लेना चाहे तो ले लीजिए, वरना लूसेंट पढ़े तो वो भी अच्छी है। लूसेंट की जनरल साइंस भी अच्छी है। मैथ के लिए आप अगर RS अग्रवाल की ले सकते हैं तो वो भी अच्छी है। हिंदी इंग्लिश तो आप हिंदी जान ही रहे हैं, हिंदी के लिए आप क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था आदित्य पब्लिकेशन के लिए लीजिए। इंग्लिश के लिए आप लूसेंट के लिए लीजिए, आप कोई भी आप इंग्लिश, नीतू मैम की आती है, अगर बेसिक पढ़ना हो उसको ले लीजिए, नीतू मैम SSC टीचर हैं। बाल विकास के लिए आप घटना चक्र की एक अच्छी आई है पिक्टोरियल के फॉर्म में, वो भी ले सकते हैं, या आपकी जो अपनी पसंद हो ले सकते हैं। बुक कोई भी खराब नहीं होती, बुक सारी अच्छी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू यूटिलाइज इट, या आप पर निर्भर करता है आप उसका कैसे उपयोग करते हैं। और अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 बुक पढ़ने से बजाय, ये बेसिक फैक्ट है, बेसिक कहानी है। सब लोग बताते हैं कि 100 बुक पढ़ने के बजाय एक बुक पढ़िए, और ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि 100 बुक पढ़ने के बजाय एक बुक को 100 बार पढ़िए। ये अंतिम सत्य है। ये किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, ये कभी गलत नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग ये, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कोई आपका डाउट रह गया हो, कोई समस्या रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मीनिंगफुल लगा हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इट नीड्स मोटिवेशन, तो चैनल भी मोटिवेशन को चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए PCS। जय हिंद।